आज सुनिए आप सभी श्रोताओं की प्रिय एवं हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनिन्द्र जी की लिखी हुई कहानी फोर्ड वाले मामा। तो शुरू करें कहानी फोर्ड वाले मामा। 66 वर्षीय बृहस्पति मामा नहीं रहे। चारी, जो उनका पैतृक गांव के अनगढ़ कच्चे घर के आंगन में गोबर लिपि भूमि पर निस्पंद पड़े हैं, फिर भी विश्वास नहीं होता मामा नहीं रहे। उनके अधर पतली दरार की तरह खुले हैं, जैसे कहना चाहते हैं मुझसे अच्छा कार चलाने वाला न कोई हुआ है न होगा। मामा का वाहन प्रेम जगत प्रसिद्ध न सही, चारी प्रसिद्ध जरूर रहा है। मैं उन्हें उनके काले कोट और प्राचीन फोर्ड कार से जुदा रखकर कभी नहीं देख पाया। नानी बताती थी बीफे मामा बृहस्पतिवार को जन्मे थे। नाना ने उनका नाम बृहस्पति रख दिया था। गांव में अशुद्ध उच्चारण के कारण बृहस्पति को बीफे कहा जाता है। नानी उन्हें बीफे पुकारती थी। मुंह से पी पी करता हॉर्न दोनों हाथों को स्टीयरिंग की तरह घुमाता दिन भर आंगन में दौड़ता था। मेरा मानना है बचपन में वाहन का एक अलग आकर्षण होता है। अधिकतर बच्चे मुंह से ढिर्र ढिर्र पी पी की ध्वनि निकालते हुए वाहन चलाने का अभिनय करते हैं। ये आकर्षण वक्त के साथ खत्म हो जाता है। मामा का खत्म नहीं हुआ। नाना नानी की 6 बेटियों के बाद मुँहमागी 7वीं संतान बृहस्पति शुक्ल। मेरी माँ तीसरी संतान है। मामा मुझसे 7 वर्ष बड़े थे। नानी ने माँ बनना बंद नहीं किया था। उधर सबसे बड़ी मौसी ने माँ बनना आरंभ कर दिया। मौसी की बड़ी बेटी मामा से 1 साल बड़ी है। ये चारी का पहला मामला नहीं था, न ही जग हंसाई जैसा मामला था। चारी में 4-6 घर हैं जहाँ सास बहू ने एक साथ से ठौरा मतलब गुड़ सोठ मेवा के लड्डू खाए हैं। बहू ने अपनी संतति के साथ देवर को भी स्तनपान कराया है कि सास की सूखी खलरी से देवर का पेट नहीं भरता। मामा को आभास ना रहा होगा वे शिशु बनकर नहीं मामा बनकर जन्मे हैं। उनकी बहनों के बच्चे मामा के भांजे भांजी नहीं भाई बहन जान पड़ते। आम के मौसम में नानी सभी बेटियों को चारी बुलाती। गर्मी की छुट्टियां रहती, अतः हम सभी दल बल सहित चारी में एक माह पड़ाव डाले रहते। पता नहीं कब मामा मेरे करीबी बन गए। वे चारी में मुझे आप बीती बताने के लिए तत्पर मिलते। छोटे, तुम्हारी नानी कहती हैं मैं जन्मजात मामा हूँ। नाना कहते हैं जन्मजात वकील हूँ। अभी साफ नहीं है मैं जन्मजात क्या हूँ। वे नाना को बाबू, नानी को अम्मा कम ही कहते थे। नानी नाना उम्र में उनसे इतने बड़े थे कि माता पिता कम नाना नानी अधिक लगते थे। उनकी बात सुनकर मैं आकलन देता। मामा तुम जन्मजात ड्राइवर हो, सरपट बैलगाड़ी दौड़ाते हो। मामा बैलगाड़ी में कभी अनाज ढोते, कभी आम, कभी भांजे भांजियाँ। साइकिल भी फर्राटे से चलाता हूँ। इस बार तुम्हें साइकिल चलाना सिखाकर श्रीपुर भेजूँगा। श्रीपुर कहने का मतलब उनका था क्योंकि हम लोग श्रीपुर में रहा करते थे। हम दोनों बनिया तरी वाले मैदान में आ जाते। मामा मुझे साइकिल की सीट पर आरूढ़ कर पीछे कैरियर पकड़ साइकिल का संतुलन बनाते हफरते हुए दौड़ते। हर साल एक न एक भांजा या भांजी साइकिल चलाना सीख कर ही घर वापसी करता। साइकिल चलाना सीखकर साइकिल मेरे लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। मैं पढ़ाई छोड़कर अक्सर साइकिल चलाता। माँ मामा को आरोपी बनाती। बृहस्पति ने साइकिल सिखाकर तुम्हें निकम्मा बना दिया है, कुछ पढ़ो तो। मामा कहते हैं साइकिल चलाने का अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाओगे। उसे गुरु बना लो। उसने जिस तेज़ी से बैलगाड़ी और साइकिल चलाना सीखा है, पढ़ाई सीख ले तो तुम्हारे नाना के शीश को ठंडक मिले। नाना चारी में रसूख रखते थे। 2 मामले में उन्हें चारी का प्रथम पुरुष कहा जा सकता है। वे चारी के पहले अधिवक्ता और पहले कार वाले बने। ये घर आज भी वकील का घर कहलाता है। उन्हें वकील के काले कोट और लहरियादार बैरिस्टर क्लॉथ से बनी पतलून से खास लगाव था। पुराने बक्से में आज भी ये पोशाक बरामद हो जाएगी। फोर्ड कार आज भी चौगान की शोभा बढ़ा रही है। वकालत का कहें तो नाना ने चारी से 11 किलोमीटर दूर बैरहन तहसील की अदालत में राम स्नेही अधिवक्ता की सुपुर्दगी में दीवानी का ऐसा सूत्रपात किया कि जीवन पर्यंत उनके जूनियर ही बने रहे।
कार का कहें तो न जाने कैसे उन्होंने एक मुवक्किल से थर्ड हैंड फोर्ड 2000 में कबाड़ ली। फोर्ड के चारों टायर, सीट कवर, डोर लॉक आदि नष्ट प्राय थे, पर इंजन ओल्ड इज गोल्ड की तरह उत्तम अवस्था में था। फोर्ड के नष्ट प्राय पदार्थों की मरम्मत करा, खिड़कियों में मोटे सूती वस्त्र के केसरिया पर्दे लगवा कर नाना चारी के प्रथम कार वाले बने। असाधारण कार को सीखने का उन्होंने असाधारण प्रयास किया, किंतु सफल न हुए। वंस इन अ मंथ फोर्ड से अदालत जाने की साध ही रह गई। बदस्तूर साइकिल से बैरहन आना जाना करते रहे। चारी में एकमात्र प्राथमिक शाला थी। उन्होंने 5वीं उत्तीर्ण मामा को बैरहन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भर्ती करा दिया। मामा को विद्यालय छोड़ते हुए कचहरी जाते, शाम को मामा को विद्यालय से लेते हुए चारी लौटते। मामा ने जब देखा नाना साइकिल चालन में हाफ जाते हैं, वे नाना को कैरियर में बैठाकर आना जाना करने लगे। कभी उत्तीर्ण, कभी पूरक, कभी अनुत्तीर्ण होते हुए मामा ने 19.5 वर्ष की अवस्था में द्वितीय श्रेणी हायर सेकेंडरी करके दिखाया। जिस वर्ड फोर्ड ली गई, मामा अलग अंदाज में मिले। छोटे, तुम्हारे नाना को क्या कहूँ? कह डालो। कहते हैं वकालत करने से कार रखने की हैसियत अपने आप बन जाती है। मोहल्ले में संदेश जाता है, चौगान में कार खड़ी है, मतलब वकालत चल रही है। नाना फोर्ड से कचहरी जाने लगे। कार चलाना सीख ही नहीं पाए। कोशिश खूब की है, ड्राइविंग उन जैसे क्षुद्र प्राणी के लिए नहीं है। तुमने सीखी? चुटकियों में। नाना रात में जब खर्राटे भरते, मैं बनियातरी फोर्ड से फर्राटे भरता था। नाना को मेरा गुण धर्म मालूम हुआ तो धमकाने लगे। 18 साल से पहले वाहन चलाना कानूनन अपराध है। तुम 18 पूरे कर चुके हो? 20 का हो रहा हूँ। नाना 4 साल से 16 का समझ रहे हैं। नाना को अपनी सही उम्र बताई? हाँ, धमकाने लगे। चारी में मेरा नाम है, यश है, धन है, तुम सब डुबो दो। मैंने कह दिया मैं नहीं जानता नाम होना किसे कहते हैं। राम सनही के घर पैदा होता तो जानता। नाना खेतों को यश, फसल को धन मानते हैं। नाना क्या बोले? बृहस्पति, तुमने जिस जल्दबाजी में ड्राइविंग सीखी उसी तरह वकील बन जाओ तो मैं तर जाऊं। पर तुम आत्मशासित जीव बनते जा रहे हो। आत्मशासित जीव का अर्थ क्या होता है? मैं अर्थ पूछ ही रहा था कि नानी बीच में कूद पड़ी। मैं उनकी आंखों का तारा जो हूँ। तुम और नानी दो ही तो मुझे समझते हो। नानी ने नाना को हुरपेट दिया। बीफे मटर बनेगा। तुम्हारी वकालत में दम नहीं है। हमारे हाथ में कबो एक को छदाम नहीं धरे। 4 ठो गुंडे बदमाश जरूर तुम्हें सलाम ठोक देते होंगे। नाना तड़क गए। छदाम नहीं धरे हैं क्योंकि बैंक में धरते हैं। मामा की कायिक भाषा और लहजा ऐसा था कि साधारण बात में भी विनोद की प्राप्ति होती। मुझे उनका अंदाज अच्छा लगता, जबकि घर के मेंबरान कहते कि वे किसी लायक नहीं हैं। मैं सहमत नहीं होता था। मेरा मानना था मामा एक घेरे में डाल दिए गए हैं। नानी के रक्षात्मक रुख ने उन्हें जिद्दी बनाया। नाना की अपेक्षाओं ने स्वतंत्र नहीं रहने दिया। गर्मी में उनकी बहनें चारी में बवाल किए रहती कि ये नाना नानी को सताने के लिए जन्मा है। बवाल ने उन्हें मतलबी बना दिया। उनका जीवन निरर्थकता में बीतता रहा, यद्यपि चेहरा ऐसा बनाए रहते मानो बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे 2 बार मामा के साथ लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। पहला तब जब बैरहन के स्नातक कला महाविद्यालय में मामा तृतीय श्रेणी BA हुए। बैरहन में विधि महाविद्यालय नहीं था। नाना मामा को लेकर श्रीपुर आए। सती, मतलब मेरी माँ का नाम, बृहस्पति को अपने साथ रखकर लॉ करा दो, मुझे सहारा होगा। माँ की भंगिमा बिगड़ गई, लेकिन दरिया दिल पिताजी ने मामा का स्वागत किया। मामा ने विजेता की भांति माँ को विलोका। सती, वे बहनों को दीदी ना कह नाम से संबोधित करते थे। का मन नहीं है, पर जिया जी आप कह रहे हैं तो मैं यहाँ बस जाता हूँ। मामा यहाँ कम, चारी में अधिक रहे। नानी उन्हें देखे बिना रह ही नहीं पाती थी। वे फोर्ड को देखे बिना नहीं रह पाते थे कि स्टार्ट ना होगी तो बैठ जाएगी। जब यहाँ रहते, पढ़ाई के समय कॉपी के पन्ने फाड़कर हवाई जहाज़, पाल वाली नाव, कैमरा, दवात आदि बनाते। इसी दौरान उनका विवाह हो गया कि वे वकील बनते रहेंगे, कुलवधू घर आ जाए। विवाह के दिन फोर्ड को खूब चमका। स्वयं चलाकर मामा मामी के गांव कैथ पहुँचे।
मुझ सहित तमाम भांजे फोर्ड में बैठे। भांजियों को नहीं ले जाया गया क्योंकि उन दोनों लड़कियां बारात में नहीं जाती थीं। यदि कोई चली गई तो कहा जाता था बारात में नचनियाँ आई है। बाराती बस में गए। कैथ में बड़प्पन छा गया। दूल्हा निजी कार में आया है। सुरसरी मतलब मामी की किस्मत खुल गई। मामी के बगीचे में कटहल खूब लगी थी। पंगत में कटहल का प्रचुर प्रयोग हुआ। कटहल का अचार, कटहल की रसीली सब्जी, कटहल की सूखी सब्जी परोसी गई। पुलाव में भी कटहल की बोटियां बरामद हुईं। विदा के समय टोकरा भर कटहल बस में लदवा दी गई कि अचार के काम आएगी। मामा कानून का 3 वर्षीय कोर्स 4 वर्ष में पूरा कर जल्दी ही वकालत का लाइसेंस झटक लाए। छोटे, मैं तुम्हारे नाना से अग्रणी हो गया। कैसे? उनके पास एकमात्र वकालत का लाइसेंस है, मेरे पास ड्राइविंग का भी है। 2 लाइसेंस वाला शुक्ल परिवार का पहला चिराग। नाना खुश हैं? मैंने उन्हें खुश कभी नहीं देखा। इतना ही बोले, घर में एक और बैरिस्टर तैयार हो गया। नाना के शागिर्द बन जाओ। वही अब तक राम सनेही के शागिर्द बने हुए हैं। जैसे चारी में स्वतंत्र वकालत करने का रिवाज नहीं है। तुम करो, मैं फौजदारी में किस्मत आजमाऊंगा। फौजदारी मेरे स्वभाव को सूट करेगी। हत्यारों को बरी कराओ, फीस वसूलो। मैं तो कहता हूँ तुम भी लॉ कर बैरिस्टर बनो। हम दोनों पार्टनरशिप में वकालत करेंगे। मामा भांजे की जोड़ी श्रीपुर की अदालत में छा जाएगी। तुम तो बैरहन में वकालत करते हो। तुम वकील बन जाओ, मैं श्रीपुर पधार जाऊँगा। मैं जज बनना चाहता हूँ। न्यायाधीश बनना मेरे नसीब में नहीं था। लॉ करते हुए मेरे जहन में वकालत नहीं, न्यायाधीश की कुर्सी थी। प्रत्येक अटेम्प्ट में मेरा साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा, पर चयन नहीं हुआ। मेरा ध्यान अपने मातृकुल के व्यवसाय की जानिब गया। सुनकर माँ के निम्न रक्तचाप वाले रक्त में बुलबुले उठने लगे। नाटू मतलब मेरा छोटा भाई ने IIT निकाल लिया। छोटे, तुम शुरू से बृहस्पति के चंगुल में रहे हो। जज ना सही, जज के नाजिर बन जाओ, वकालत से अच्छा रहेगा। पिताजी ने प्रकरण का निपटारा किया। छोटे, वकालत करना बुरा नहीं है। तुम टैक्सेशन से वकालत करो, इसे शाही वकालत कहते हैं। टैक्सेशन की वकालत करते हुए मैं असहज था। मामा खफा होंगे कि मैं उन्हें पार्टनर नहीं बनाना चाहता, इसलिए अलग क्षेत्र चुना है, पर उन्होंने घनिष्ठता बनाए रखी। चैम्बर में आए। छोटे, ये कौन सी वकालत है? मैंने नाम तक नहीं सुना। सेठ साहूकारों उद्योगपतियों की वकालत है। बेकार वकालत है। न काला कोट पहनते हो, न लहरियादार पतलून। ये पोशाक ही वकील को वकील बनाती है। तभी 24 घंटे पहने रहते हो। काले कोट और कार के बिना वकालत का मतलब नहीं है। नाना नहीं रहे, पर उनकी बात मुझे याद है। वकालत करने से कार रखने की हैसियत अपने आप बन जाती है। मोहल्ले में संदेश जाता है, चौगान में कार खड़ी है मतलब वकालत चल रही है, एक कार ले डालो। जब पैसा होगा लूँगा। फोर्ड कैसी चल रही है? विंटेज कार रेस में भाग लेने वाले एक शौकीन की नज़र फोर्ड पर पड़ गई। अच्छी कीमत दे रहा था, मैंने नहीं बेची। कार चौगान की शोभा होती है। तुम्हारे लिए सेकंड हैंड कार तलाश करूं? जब भी लूँगा, नहीं लूँगा। समय इतिहास के पन्नों में दर्ज होता रहा। पहले नाना, फिर नानी लोग छोड़ गईं। मामा सिफर वकालत में खलबलाए हुए थे। मैंने ज़रूर वकालत में इतनी सफलता पाली थी कि बैंक लोन लेकर मारुति 800 खरीद ली। ये दूसरी बार था जब मामा लंबे समय तक मेरे साथ रहे। मारुति की खबर मिलते ही चले आए। छोटे, थोड़ा घूमते हैं, चलो मामा। मामा तन कर ड्राइविंग सीट पर आसीन हुए। मैं साथ वाली सीट में बैठा। छोटे, सोचता हूँ तुम्हें ड्राइविंग सिखा कर ही चारी वापस जाऊँ। कितने दिन में सिखा दोगे? मैं बिना सिखाए सीखा हूँ, ऐसी सिखा दूंगा कि तुम हिमालयन कार रैली में भाग लेने के लायक बन जाओगे। मेरा व्यवसाय कार रैली नहीं, वकालत है। छोटे नाम की तरह तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। रैली के प्रतिभागी बेरोजगार नहीं होते, कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं। ड्राइविंग सीखने सिखाने की योजना माँ को षड्यंत्रकारी लगी। मुझे एकांत में घसीट ले गई। एक कंस मामा हुआ, दूसरा शकुनी और तीसरा ये बृहस्पति मामा। तुम्हें कार सिखाने नहीं, तुम्हारी वकालत ठप करने आया है। रफा दफा करो, ड्राइविंग सेंटर से ड्राइविंग सीख लेना। मैंने मामा को रफा दफा करने का कड़ा प्रयास किया। मामा,
ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूँ तब ड्राइविंग सीखूँ, तब तक तुम अपनी कचहरी संभालो। आरटीओ दफ्तर में कार चलाकर दिखाओगे तब लाइसेंस बनेगा। ये तो वही बात हुई, पहले वकालत जमाओ तब लाइसेंस बनेगा। तुम जैसे कानूनी कीड़े की व्यवहारिक ज्ञान जीरो होता है। तमाम लोग बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं। मैं नहीं चलाऊँगा। अपने मुवक्किल पर लगा टैक्स बचाने के लिए मैं कोई ना कोई अधिनियम ढूंढ लेता हूँ। तुम भी ढूंढो, लर्निंग लाइसेंस बनवा लो। वकालत में नहीं बनवाना पड़ता। वकील की तुलना वाहन चालक से मत करो। ड्राइविंग सीखना वकालत सीखने से कठिन है। मेरे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते ही मामा ने हाड़ तोड़ मेहनत कर लर्निंग लाइसेंस दिला दिया। लॉ करते हुए वे बार बार चारी भागते थे। अब विकटकार प्रेम के कारण मेरे घर में ऐसे जम गए जैसे यहीं जन्मे हैं। छाती में दम भर कर बोले, छोटे, प्रत्येक काम के नियम होते हैं। वकालत सीखने के लिए तुम 2 साल तक गुरुजी मतलब नीरज एडवोकेट के जूनियर रहे। ड्राइविंग सीखने के लिए मेरे जूनियर बनो। मुझे कार चलाते हुए ध्यान से देखो। गियर, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, हॉर्न का प्रयोग अपने आप सीख जाओगे। कार चलाते हुए प्रयोग के स्तर पर सीखूं तो जल्दी सीख जाऊंगा। वकालत गुरुजी की कुर्सी पर बैठकर सीखी है। ड्राइविंग के लिए पहले दूरदृष्टि, पक्का इरादा, दृढ़ विश्वास जागृत करो। मामा दोनों वक्त डटकर चाय, नाश्ता, भोजन ग्रहण करते। 4-6 लीटर पेट्रोल फूंकते, कार को पोंछते चमकाते। एक माँ धीरज धर माँ आखिर बोली, छोटे, तुमने ड्राइविंग खूब सीखी, अब बृहस्पति को चारी की सुध लेने दो। सुरसरी अकेले जान पेड़ती है। माँ, अभी तो मामा मुझे मौखिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैंने स्टीयरिंग को छुआ ही नहीं है। तुम जानो, मामा जाने। मैं कुछ दिन के लिए नाटू के पास विशाखापत्तनम जा रही हूँ। माँ सचमुच सेवानिवृत्त पिताजी को लेकर चली गईं। मुझे लगा माँ के गमन से मामा उच्चाटन महसूस कर चारी लौट जाएंगे, पर वे प्रफुल्लित हो गए। सती बड़ा सवाल जवाब करती थी। अब मैं तुम्हें निर्बाध ड्राइविंग सिखाऊंगा। चलो ड्राइविंग सीट पर बैठो। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए मेरी कनपटी से उसी तरह स्वेद बहा जैसे पृथक वकालत जमाते हुए पहले दिन अपनी कुर्सी पर बैठने में बहा था। मामा ने मेरे स्वेद पर बेधक नज़र डाली। स्टार्ट करो। ऐसे सिकुड़ कर बैठे हो जैसे चोरी की कार है। पसर कर बैठ जाऊं, पर तुम मुझसे इतना सट कर बैठे हो कि हिल नहीं पा रहा हूँ। स्टीयरिंग पकड़ो। मेरे स्टीयरिंग पकड़ते ही मामा ने फुर्ती से शेष क्रियाकलाप संपन्न कर कार स्टार्ट कर दी। चल पड़ी। कार को देखकर वही रोमांच मिला जो पहली बार छोटा सा केस जीतने पर मिला था। मैं मन लगाकर स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन उधड़ गई सड़कों के गड्ढों से कार को मामा की भांति दक्षता से नहीं बचा पा रहा था। कार को हिंडोले की तरह हिचकोले खाते देख मामा बोले, छोटे, गड्ढे देख रहे हो? तुम्हारे मुजरिम टैक्स की चोरी न करें तो सरकार राजस्व धन से सड़क को चिकना करा दे। फौजदारी की वकालत करते हुए मामा की मुजरिमों से इतनी समीपता रही है कि मुवक्किल को मुजरिम कह देते हैं। मामा, तुम्हारे मुवक्किल मुजरिम हैं, मेरे सम्मानित जन हैं। तुम्हारे मुवक्किल बर्छी कटार नहीं चलाते, टैक्स चुराकर सीधे सरकार को हलाल करते हैं। ये जिला स्तर के नहीं, राष्ट्र स्तर के मुजरिम हैं। वो माइलस्टोन देख रहे हो? वहाँ से वापसी कर लो। सीखने के लिए 10 किलोमीटर बहुत है। माइलस्टोन तक जाने और लौटने अर्थात 20 किलोमीटर के नित्य अभ्यास में मुझमें थोड़ी बहुत दूरदृष्टि, पक्का इरादा, दृढ़ विश्वास पाया जाने लगा। फिर भी आकस्मिक स्थिति में घबरा जाता। सुबह सड़क में लोगों का आना जाना कम रहता था, पर पता नहीं कैसे सड़क पार करता हुआ एक बूढ़ा कार के सामने आ गया। मामा ने स्टीयरिंग झटके से न मोड़ी होती तो धरा से एक मानव कम हो जाता। मामा स्टीयरिंग को झटका देते हुए कार को सड़क के किनारे ले आए। घबराहट में मुझे ख्याल न था कार स्वतः बंद हुई या मामा ने बंद की। मामा, आज मुझ पर धारा 304A लग जाती। धाराएं मुखाग्र रखोगे तो ड्राइविंग नहीं सीख सकोगे। आज मैंने तुम्हें कारावास जाने से बचा लिया। गलती बूढ़े की थी। अब तक तुम ड्राइवरों को लापरवाह कहते थे, अब पैदल चलने वाले गलत हो गए। जब तक मैंने स्टीयरिंग नहीं पकड़ी थी वाहन चालक दोषी लगते थे। आज पता चला पैदल चलने वाले ऐसे असामाजिक तत्व हैं
जो दुर्घटना करने के लिए सड़क पर बगरे रहते हैं। ये ना हो तो हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं चेचक की तरह खत्म हो जाएं। अब मुझसे ना होगा, तुम चलाओ। मामा कार चलाने लगे। मुझे सहसा लाइसेंस का ध्यान आ गया। मामा, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखते हो ना? हाँ। नवीनीकरण कराते हो? नहीं। कभी एक्सीडेंट करोगे तो कत्ल के केस में फंस जाओगे, वकालत का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। छोटे, तुम्हारे 5 सिर के कपाल में वकालत की जड़ें गहरे तक जमी हैं। कानून और यातायात के नियमों को याद रखोगे तो ड्राइविंग नहीं सीख सकोगे। अंगूठा छाप लोग अच्छे ड्राइवर क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि धाराओं से नहीं, गति से मतलब रखते हैं। ओवरटेक करने का उन्हें शौक होता है। गंतव्य पर समय से पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। धीरे धीरे मैं स्टीयरिंग के साथ क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर आदि का समायोजन संभालने लगा, पर गति बढ़ाने का हौसला ना होता। गति से खास लगाव रखने वाले मामा भर्त्सना करते। छोटे, कार को बैलगाड़ी की तरह हाँक रहे हो। कितने वाहन हमसे आगे निकल गए। कोई बात नहीं, मैंने कितनों को वकालत में पीछे छोड़ा है। छोटे, मैं टैक्स की वकालत को वकालत नहीं मानता। अधिकारियों को रिश्वत देकर मुवक्किल पर लगा टैक्स बचाने को वकालत नहीं कहते। मैं जज के सामने रिश्वत का लिफाफा नहीं, बुद्धि की थैली खोलता हूँ। मैंने वकालत को कमाई का जरिया कभी नहीं बनाया। तुमने अपने मुवक्किलों की तिजोरी चूस कर धन संग्रह कर लिया है, ब्रांड न्यू कार खरीद ली है। इससे तुम वकील मौर्य नहीं बन गए हो, मेरी तरह वकील ही हो। मुझे वकालत के साथ कार के दांव पेच की भी सम्यक जानकारी है, तुम्हें सिर्फ वकालत की। सम्यक जानकारी के कारण जज को फोर्ड, फोर्ड को भी मिलॉर्ड तो नहीं कह देते। जज को नहीं, 1-2 बार तुम्हारी मामी को फोर्ड, फोर्ड को अजी जरूर कह गया। गजब का घालमेल करते हो। तुमसे कम करता हूँ। सेकंड गियर कहता हूँ, फोर्थ लगाते हो। सेकंड लगाता हूँ, फोर्थ लग जाता है, जैसे इनकम टैक्स के प्रकरण में सेल्स टैक्स लग जाए। अच्छा चलो, गति बढ़ाओ, उस ट्रक से साइड मांगो। साइड मांगने के लिए मैं हॉर्न बजाने लगा। मामा ने व्यवधान दिया। छोटे, तुम्हें ओवरटेक करने की तमीज़ नहीं है। गति बढ़ाकर ट्रक के पास पहुँचो, तब तक हॉर्न दो जब तक ट्रक से आगे ना निकल जाओ। 1 कोस दूर से हॉर्न दे रहे हो। ट्रक वाले के कान विलक्षण नहीं है जो इतनी दूर से सुनेगा। बजा तो रहा हूँ, पहले से नोटिस देना चाहिए। मेरे मुवक्किल को विभाग की ओर से 1-2 माह पहले नोटिस मिल जाता है। तुम्हें वकालत के दौरे पड़ते हैं, स्पीड बढ़ाओ। मैंने गति बढ़ाकर ओवरटेक संपन्न किया, माइलस्टोन से वापसी की। देखता हूँ तेज गति, तेज हॉर्न वाली जीप पीछे लगी है। मामा बोले, जीप वाला साइड मांग रहा है। मैंने खिड़की से हाथ लहरा के साइड देने का संकेत किया। उसने ग्रहण नहीं किया। छोटे, जीप वाला तुम्हें नौसिखिया जान पड़ता है। वो नौसिखिया नहीं, मेरा मुवक्किल था। बगल में जीप लाकर चिल्लाया, आजकल आप चैम्बर में नहीं मिलते हैं, ज़रूरी काम है। मैंने सड़क के किनारे कार रोक दी। जीप को किनारे लगा कर वो मेरे पास आया। सरकारी नोटिस मिला है, ये देखिए। उसने खीसे से कागज़ निकाला। मुझे गिलानी हुई। कार के फेर में 10 के स्थान पर 12 बजे अपने चैम्बर पहुंचता हूं, या कि चैम्बर न जाकर सीधे सरकारी दफ्तर चला जाता हूं। मुवक्किल उपेक्षित होते हैं। गिलानी के कारण मैं सरे रहा मुवक्किल को प्रक्रिया समझाने लगा। मामा ने तौहीन कर दी। वकालत के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, सड़क पर कानून खोल कर न बैठो। मैंने मुवक्किल से शाम 5 बजे चैम्बर में मिलने को कह अपनी राह पकड़ी। मुवक्किल ने जैसे मेरी आंखें खोल दी। लगा मामा मुझे कार के इंद्रजाल में उलझाते जा रहे हैं। मेरी वकालत उपेक्षित हो रही है। मामा चारी नहीं जा रहे हैं। ज़रूरी संदेश पर जाते हैं तो 2-4 दिन में लौट आते हैं। माँ विशाखापट्टनम से लौट नहीं रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं, लेकिन मेरी पत्नी नवेली दोनों बच्चों को लेकर मायके नहीं जा पा रही है। अंततः लैंडलाइन टेलीफोन पर माँ ने मुझसे स्पष्ट कहा, मामा को रुखसत करो। मुझे समझाकर माँ ने मामा से सीधे बात की। चारी में सुरसरी अकेली जान पेड़ती है, तुम अपनी जिम्मेदारी देखो। तुम्हारे 3 ठो लड़के हैं, उन्हें मनई बनाओ। खेत खलिहान देखो। सुरसरी सीधी है, कोई और होती तो कान उमेट कर तुम्हें ले जाती। छोटे ड्राइवर रख लेगा। नाटू ने श्रीपुर के अपने एक दोस्त से बात की है, उसने ड्राइवर भेजने को कहा है। ड्राइवर प्रसंग मामा को उच्चाटन की तरह लगा।
मैंने आग्रह किया पर वे नहीं रुके। चारी से जब भी श्रीपुर आते मेरे चैम्बर ज़रूर आते, कार की चर्चा करते। इस बीच मोबाइल ने गांव-गांव पैठ बना ली। मामा मोबाइल पर बात करते। छोटे, अब फोर्ड के पार्ट्स बाज़ार में नहीं मिलते, मिले भी तो मेरे पास ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। स्टीयरिंग न घुमाऊं तो मुझे अपने हाथ नहीं लगते। पता नहीं कौन 2 टायर निकाल ले गया। फोर्ड ईंटों पर खड़ी है। तुम्हारी मामी की बेवकूफ़ी, फोर्ड में लौकड़ी, कुम्हड़े, रेहुआ, सेम की बेलें चढ़ा देती है। फोर्ड झाला मतलब बेल चढ़ाने के लिए बांस कपच्चियों से बनाया जाता है, जो बनी हुई चौगान में खड़ी है। निरर्थकता में जी रहे मामा, निरर्थकता में व्यस्त रहने वाले मामा, जिनके अंदाज में विनोद था, जिनके अंतिम 2 बरस गंभीर बीमारी में बीते। वे श्रीपुर के नर्सिंग होम में भर्ती थे। माँ के साथ उन्हें देखने गया। पिताजी भी अब नहीं रहे। नानी ने शुद्ध दूध, घी, दही से मामा की जो काठी बनाई थी वो आधी हो गई थी। उन्हें देखकर माँ रोने लगी। मैंने माना वे अपनी हरकतों से सबको खफा किए रहते थे, फिर भी माँ और मौसियाँ उन पर ममता रखती थीं। मुझे देखकर आत्मीयता से हंसे। खूब नाम कमा रहे हो, सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी कार खरीदो। 2 साल पहले इनोवा ली है। बताया नहीं? कह न सका। माँ ने मना किया था कि सुनकर तुम फिर साल भर के लिए बसने आ जाओगे। ध्यान नहीं रहा। पहली कार की जो खुशी थी वो इनोवा के लिए नहीं हुई। मारुति मुझे दे दो, फसल बेचकर धीरे धीरे कीमत चुका दूंगा। अब स्कूटर से नहीं, मारुति से दफ्तर जाता हूँ। इनोवा शहर से बाहर जाने के लिए है। टीबी का इलाज चल रहा है, वरना इनोवा चलाने का मज़ा लेता। थोड़ा स्वस्थ होने पर नर्सिंग होम में मामा को छुट्टी मिल गई। माँ ने कुछ दिन अपने साथ रहने का आग्रह किया कि स्वस्थ होकर चारी जाएं, पर मामा नहीं माने। नर्सिंग होम का बिल माँ ने भरा। मैंने उन्हें इनोवा से चारी भेजा। चारी में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनके बेटे उन्हें लेकर सेकंड ओपिनियन के लिए नागपुर गए। नागपुर के चिकित्सकों ने कहा टीबी नहीं है, गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं जो प्रतिरोधात्मक क्षमता को ख़त्म कर रही हैं। आंत में कैंसर है जो फैलता जा रहा है। मुंबई के कैंसर सेंटर में दिखाएं। मामा ट्रेन से मुंबई गए। मैंने इलाज के लिए उन्हें 1 लाख रुपए दिए। मुंबई में 1 सप्ताह तक चली गहन जांच से पता हुआ कैंसर नहीं है, पैनक्रियाज में सड़न है। सर्जरी होगी। सर्जरी कराकर चारी लौटे। मामा बिस्तर से नहीं उठे। मैं माँ के साथ चारी गया। वे कमज़ोर और असहाय लग रहे थे। अच्छा हुआ छोटे, तुमने मुझे मारुति नहीं बेची। कीमत न चुका पाता। 2-3 साल से फसल ठीक नहीं हुई। कभी सूखे से चौपट हुई, कभी पाला मार गया। इस बार ओले से पूरी धान पसर गई। तुम जानते हो, वकालत को ना मैंने कमाई का जरिया समझा, ना नाना ने। जो थोड़ा बहुत पैसा था मेरी बीमारी में लग गया। इन लड़कों मतलब बेटों ने मेरे इलाज के लिए खेत गहन रख दिया। खेत वापस मिले ना मिले। मैं पहली बार उन्हें कार और वकालत से अलग खेत की बात करते देख रहा था। पश्चाताप करते देख रहा था। खुद पर लज्जा आई। मामा को करीब मानता रहा, लेकिन वकालत की व्यस्तता में उनके साथ मुंबई जाने का विचार तक नहीं किया। बीमारी असाध्य थी, या चिकित्सकों ने परख लिया था पैसा नहीं है इसलिए इन्हें वापस घर भेज दिया जाए। पता नहीं कैसा उपचार हुआ, कैसी शल्य क्रिया। 1 लाख देकर मैंने कर्तव्य की पूर्ति मान ली, जबकि मुंबई में पता नहीं कितना खर्च हुआ होगा। मेरे पास आज की तारीख में इतना पैसा है कि उनके उपकार का खर्च उठा लेता। मामा अपना ध्यान रखो, खेत वापस मिल जाएगा, मैं मदद करूँगा। तुम पर बहुत बोझ डाला, आते रहना। लगता है कोई है जो मुझे समझता है। मैं श्रीपुर लौट आया। अगले सप्ताह उनके बड़े बेटे ने मोबाइल पर सूचित किया, सुबह 5 बजे मामा। उनके बच्चे उन्हें मामा कहते थे, नहीं रहे। मैं माँ के साथ गया। चौगान में कुम्हड़े की बेलों में छिपी फोर्ड खड़ी है। आंगन की गोबर लीपी भूमि में सफ़ेद चादर ओढ़कर मामा पड़े हैं। मुझे बार बार लग रहा है चादर के भीतर उनके दोनों हाथ छाती पर इस तरह रखे हैं जैसे स्टीयरिंग घुमाने की प्रक्रिया में हैं। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी फोर्ड वाले मामा। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।